नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से अपनी क्लास नहीं आई थी, क्योंकि संडे को अपनी क्लास नहीं होती। तो 17 तारीख को संडे था, 18 को थोड़ा कोल्ड फीवर हो गया था, कल बुखार वगैरह था, तो कल क्लास नहीं हो पाई। तो अपन पिछले 3 दिन के करंट अफेयर को एक साथ कवर कर लेते हैं और कल से फिर रेगुलर डे बाय डे आपको मिलती रहेगी। इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के सभी भर्तियों में सूजस का सार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में कंटेंट अपन को बहुत ज्यादा पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कि राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। वो विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है राजस्थान विश्वविद्यालय। ठीक है, आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये तो किया ही जाएगा भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा को फिलोसॉफी के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा, दर्शन शास्त्र में भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों जैसे साहित्य हो गया, दर्शन हो गया, विज्ञान हो गया, उनसे जुड़ी जानकारियों पर शोध करने का अवसर मिलेगा, रिसर्च करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा एक लेखक हुए हैं स्वामी करपात्री। कौन हुए? स्वामी करपात्री। स्वामी करपात्री की 2 रचनाएं। कितनी रचनाएं? 2 रचनाएं। रचनाओं का नाम क्या क्या है, या इनके 2 ग्रंथ बोल सकते हैं अपन। इनके 2 ग्रंथ, वेद का स्वरूप प्रामाण्य और दूसरा है गोपी गीत। इनको फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र के सब्जेक्ट के अंदर शामिल किया गया है। तो पूरा डिटेल है भाई। मैंने आपको पहले बोला था भारतीय ज्ञान परंपरा को राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो क्या शामिल किया गया? 2 नए चैप्टर जोड़े गए। स्वामी करपात्री द्वारा रचित 2 ग्रंथों को जोड़ा गया। पहला ग्रंथ है वेद का स्वरूप और प्रामाण्य और दूसरा है गोपी गीत। इनको फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति है। ठीक है, स्वामी करपात्री का नाम भी आप याद रखना, एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है भाई किनके हैं ये 2 ग्रंथ। ठीक है, आपने बता तो दिए। किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया? भाई पहली बात तो अस्थायी कार्यभार है। ठीक है, अस्थायी कार्यभार क्यों है? तो अभी वर्तमान के अंदर जो पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, निष्ठा नाम था जिनका। क्या नाम था? निष्ठा नाम था। वो अभी एक सड़क दुर्घटना के अंदर घायल हो गए थे, जिसके चलते प्रोफेसर निष्ठा जसवाल, ये पूरा नाम लिखा हुआ है, ये एक सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसके चलते अस्थायी कार्यभार किसको दिया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो वो डॉक्टर देव स्वरूप को राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये राइट ऑप्शन नहीं है भाई। ये तो प्रोफेसर निष्ठा जसवाल है जिनका भी दुर्घटना हुई है। डॉक्टर देव स्वरूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का कुलपति, अस्थायी कुलपति का कार्यभार दिया गया है। ठीक है, ये कहां पर है? जामडोली, जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में से वर्तमान राज्यसभा सांसदों की स्थिति नवंबर 2024 के हिसाब से राज्यसभा के सांसदों की स्थिति को लेकर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है भाई, कौन कौन से कथन सही है या कौन से कथन गलत है? राजस्थान से भाजपा के 5, अभी बात को ये एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। राजस्थान से टोटल 10 राज्यसभा सांसद है इस टाइम। ठीक है, राजस्थान से भाजपा के 5 राज्यसभा सांसद है, बिल्कुल। राजस्थान में भी भाजपा के 5 राज्यसभा सांसद हैं। राजस्थान से कांग्रेस के 5 है, बिल्कुल। अभी 2 ही पार्टियां हैं मुख्यतः, बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा आरएलपी हैं जो अभी राज्यसभा में नहीं है। तो राजस्थान में भाजपा के 5 राज्यसभा सांसद और राजस्थान से कांग्रेस के 5 राज्यसभा सांसद। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि भाई राज्यसभा में नहीं है? लोकसभा में आरएलपी है, आरएलपी से हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं। तो लोकसभा में तो है, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। तो राजस्थान से 5 भाजपा के राज्यसभा सांसद है और 5 ही कांग्रेस के। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा डिटेल बताऊं सर, 5-5 के नाम बता दो ना। चलो, भाजपा से 5 राज्यसभा सांसद कौन है मैं आपको बता देता हूं। एक तो है रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा से हैं। राजेंद्र सिंह गहलोत भाजपा से हैं।
मदन राठौड़ भाजपा से हैं, चुन्नीलाल ग्रासिया भाजपा से हैं और घनश्याम तिवारी भाजपा से हैं। तो 5 राज्यसभा सांसद भाजपा के ये हो गए, रवनीत सिंह बिट्टू, राजेंद्र गहलोत, मदन राठौड़, चुन्नीलाल ग्रासिया और घनश्याम तिवारी। अब सर कांग्रेस के बताओ 5। कांग्रेस के अंदर एक तो नीरज डांगी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, सोनिया गांधी भी हैं और राजस्थान से राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, काफी खबरों में रहते हैं सुरजेवाला, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। मुकुल वासनिक भी कांग्रेस से राजस्थान के राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा प्रमोद तिवारी, वो भी किससे हैं, कांग्रेस से। तो मैंने 10 के 10 नाम बता दिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। डॉक्टर शंकर शर्मा को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति के लिए दिया गया? इस क्वेश्चन की लाइन जो लिखी है वो लाइन याद कर लेना, क्वेश्चन को याद कर लेना। क्यों? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 है वो किसको दिया गया? तो डॉक्टर शंकर शर्मा को दिया गया है। किस कृति के लिए दिया गया है, किस चित्र के लिए दिया गया है? तो देवनंदिनी के चित्र के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ठीक है, देवी नंदिनी का चित्र है क्या, इसके बारे में सर कुछ बता दो हमें। पुरस्कार का नाम याद कर लेना, राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर शंकर शर्मा। डॉक्टर शंकर शर्मा कौन है? चित्रकार है। कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। किस चित्र के लिए दिया गया है? देवी नंदिनी के चित्र के लिए दिया गया है। यह चित्र किस शैली में बनाया गया है? तो नाथ द्वारा की पिछवाई शैली के अंदर बनाया गया है। अब एग्जाम में आपसे यह पूछा जा सकता है पिछवाई शैली वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा रासमंद की। तो नाथ द्वारा रासमंद की पिछवाई शैली के अंदर इस चित्र को बनाया गया है। इस चित्र के अंदर बनाया क्या गया था सर? ऐसा क्या चित्र बनाया गया कि इनको राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार दे दिया है? इसके अंदर महाराजा दिलीप सिंह और उनकी जो पटरानी है सुदक्षिणा, कौन कौन? महाराजा दिलीप सिंह और उनकी पटरानी सुदक्षिणा द्वारा जो कामधेनु देवी है उनकी जो पुत्री है नंदिनी, इसीलिए इसका नाम देवी नंदिनी रखा गया। देवी नंदिनी कौन है? देवी कामधेनु की पुत्री है। उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? पुत्र प्राप्ति की मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुत्र प्राप्ति की मांग को लेकर देवी नंदिनी, जो कि देवी कामधेनु की पुत्री है, उसकी पूजा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? महाराजा दिलीप और उनकी पटरानी सुदक्षिणा कर रही है। इस डायग्राम के अंदर ऐसा बताया गया। पूरा चित्र बहुत ही शानदार चित्र था। इस पुरस्कार के लिए 202 चित्रों को लिस्ट किया गया। उस 202 में से एक देवी नंदिनी के चित्र को लास्ट में जाके राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के सारे एंगल मैंने आपको समझा दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप चाहे आरएस का एग्जाम दे देना, एसआई पटवार कोई सा भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर करंट में इस क्वेश्चन को लेकर बाहर इफेक्ट नहीं जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगती है, लगता है कि सर अच्छे से मैं पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में मैंने जो जो चीज़ें बोली वो सारी डिटेल में मिल जाएगी, उससे भी डिटेल में मिल जाएगी। पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ कैसे लेनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल वाला बटन दबाकर, चैनल को बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करो इस चैनल के। इसके अलावा अच्छे अच्छे कमेंट करो, उससे मोटिवेशन होगा और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? एक तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रहा हूँ, उसकी लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मंथली मैगजीन मिल जाएगी और क्लास की लिंक मिल जाएगी। दूसरा ये नंबर है 9887809083। इस नंबर पे मैसेज करना है कि सर आपकी जो राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास होती है ना, उसकी पीडीएफ चाहिए, रेगुलर चाहिए। हमारे एग्जाम में हम बार बार आपको मैसेज नहीं करेंगे, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहाँ पर आपके नंबर हाइड रहेंगे और उस चैनल में आपको क्लास के लिंक के साथ डेली की डेली फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी और उस ग्रुप में ऐड होना भी बिल्कुल फ्री है, तो आप ऐड हो जाना। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com। इस पर क्या मिलता है सर? आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, एसएससी, बैंक, रेलवे, उसके लिए अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो चीज़ें दे रखी है उस हिसाब से हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, नोट्स से बाहर कुछ भी जाना नहीं चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, टू द पॉइंट, शॉर्ट ट्रिक्स होना चाहिए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति के द्वारा लिखा होना चाहिए। तो सिलेक्टेड जो अधिकारी हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उनको हमने एक साथ बिठाया और बहुत सारी बुक मंगवाई, जिसमें एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें, स्टैंडर्ड बुक, सारी बुक मिला के हमने बोला बच्चों के लिए नोट्स बनाओ। तो उन्होंने 4 साल प्रयास किया और उसके बाद हमने अपडेटेड नोट्स तैयार किए हैं नए जिलों के हिसाब से। तो इस वेबसाइट पे जाके आप उनको ऑर्डर कर देना, बुक की फॉर्मेट में आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएंगे, वहाँ से आप सैम्पल पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लोगे तो अगर कोई भी एजुकेशन न्यूज़ आती है, कोई भी अगर वैकेंसी आई है, उसके फॉर्म की लास्ट डेट है, उसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म में करेक्शन कब होगा, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ उसकी आंसर शीट कहाँ पर मिलेगी और जो आरएस के पुराने पेपर से वो सारी चीज़ें अपने इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की पहली महिला लाक आर्टिस्ट
द्रौपदी को हाल ही में कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एक चीज, राजस्थान की पहली महिला लाख आर्टिस्ट कौन थी, आपसे ये पूछा जा सकता है। द्रौपदी थी, ठीक है। कौन थी? द्रौपदी, ये नाम याद रखना। इनको भी भूपेन हजारिका अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? भूपेन हजारिका अवार्ड। अब आपसे क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है, भूपेन हजारिका अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो द्रौपदी को दिया गया है। क्यों दिया गया? लाख आर्टिस्ट है। पूरी बात समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अभी समर्पण समाज गौरव अवार्ड दिए जा रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए थे, उसके अंदर ही द्रौपदी को अवार्ड दिया गया था, भूपेन हजारिका अवार्ड। लाख कला की पहली महिला आर्टिस्ट है। और द्रौपदी क्या करती है, जो लाख होता है उसको पिघलाकर उस पर पेंटिंग बनाती है। क्या करता है? लाख का काम कर रही है, तो ये भी बताना होता है लाख में क्या काम कर रही है, लाख की चूड़ियां बनाने कर रही है, क्या कर रही है। ये लाख की चूड़ियों को गैस पे गर्म करती है, जब वो हल्की सी पिघल जाती है तो उन पे पेंटिंग बनाने का काम करती है द्रौपदी, और इसके चलते इनको भूपेन हजारिका अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, छठवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है? तो इंपॉर्टेंट है। छठवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंदर मिला है, किन को मिला है? इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो ये मिला है आरना सहानी को। आरना सहानी कहाँ की है? जयपुर की है भाई। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहां पर, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, 1 मिनट का वेट करना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है आरना सहानी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस की खिलाड़ी है आरना सहानी, ठीक है। छठवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2024 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आरना सहानी जयपुर के अंदर है। ये जो प्रतियोगिता हुई कहां पर थी? तो इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट करवाया था, और ये नोएडा के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी प्रतियोगिता? नोएडा के अंदर हुई थी। इसका संचालन किसने किया था इस प्रतियोगिता का? तो वो क्या था? इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। छठवें क्रम की राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। आरना सहानी जयपुर ने गोल्ड मेडल जीता था। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब इनका इवेंट पूछा जा सकता है, इवेंट कौन सा था? अंडर 14 श्रेणी में, यानी 14 साल से कम की जो श्रेणी है उसमें छात्र एकल प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इनकी कैटेगरी आपको याद रखनी है, इनका इवेंट आपको याद रखना है। अंडर 14 के अंदर छात्र एकल में इन्होंने जीता था, ठीक है। ये जीतने के बाद इनको एक मौका और मिला बहुत ही शानदार, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो इनको प्रमोट करके इंटरनेशनल लेवल पर भी भेज दिया है। 9 अप्रैल 2025 को सर्बिया के अंदर ISO इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाली है टेबल टेनिस की, उसके अंदर ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी। इसको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार जितने स्टार लगाने वो लगा लेना, ठीक है। 19 अप्रैल 2025 को सर्बिया के अंदर ISO इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी टेबल टेनिस की, उसमें ये भाग लेने जा रही है भाई। 15 नवंबर 2024 को, डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। 15 नवंबर 2024 को रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? रास्ता खोलो अभियान लगभग हर साल चलता है, इस बार 15 नवंबर 2024 को चला है। गांव ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया गया है। देखिए, वर्तमान सामाजिक स्थिति राजस्थान की ऐसी है कि 1 इंच जमीन के लिए हत्याएं होती है, भाई भाई लड़ते हैं, 2 गुट लड़ते हैं। रोज समाचारों में अपन देखते हैं कि 1 इंच जमीन के लिए इतना कुछ हो गया। हालांकि मेरा मानना ऐसा है, जो व्यक्ति अगर 1 इंच जमीन के लिए या 1 फीट जमीन के लिए लड़ता है वो कभी उससे ऊपर उठ नहीं पाता है। वो कभी 1 बीघा की नहीं सोचेगा, वो कभी 10 बीघा खरीदने की नहीं सोचेगा, वो सोचेगा तो केवल उस 1 फुट की सोचेगा, ठीक है। तो थोड़ी सोच बड़ी करने की जरूरत है। सामाजिक सोच जमीन के मामले में बहुत गिरती जा रही है, ठीक है। भाई भाई पे कुल्हाड़ी से वार कर देता है, गोलियां चल जाती हैं, ठीक है। तो इसी के लिए सरकार हर साल रास्ता खोलो अभियान चला रही है, ठीक है। अभी आप मेहनत करो, तैयारी करो, क्या रखा है इन चीज़ों में? ज़मीनें वहीं रहेगी, साथ कुछ नहीं जाना है, सब भगवान ने बना के भेजा है, आपको भेजा है। तो एक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, मौत। मौत एक दिन आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर सब अपन अपनी एक मंच है जिस पे अपन सब अदाकारी करने के लिए आए हैं। अब कौन अच्छे से अदाकारी करता है, कौन अपना रोल अच्छे से निभाता है, एक दिन आप भी जाओगे, मैं भी जाऊँगा, लेकिन ये करते नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो ये मत क्या करो, पढ़े लिखे लोगों की तरह थोड़ा
सामाजिक स्टैंडर्ड सुधारने की कोशिश किया करो। तो गांव ढाणियों के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के अंदर अपन मथिरे की राड़ पढ़ते हैं, ठीक है। उसको पढ़ते टाइम ये भी सोच सकते हैं कि भाई वहाँ पर कोई स्वाभिमान की लड़ाई होगी, मथिरा तो इतना कीमती भी नहीं होता है, ठीक है, मथिरा तो कहीं भी मिल जाता है। लेकिन ज़मीन के अंदर क्या है कि आजकल लोग हज़ार चीज़ें देखते हैं। ऐसी आदत हो गई लोगों की, सींव काट लो इसकी थोड़ी सी, भाई तेरे पास इतना बड़ा खेत है, इसमें कुछ नहीं हो रहा तो उसमें क्या हो जाएगा, रास्ता रोक लेते हैं, क्या हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इसके लिए सरकार प्रयासरत है, भाई रास्ता खोलो अभियान चलाया है सरकार ने, ठीक है। 15 नवंबर 2024 से ये चल रहा है, उद्देश्य मैंने बता दिया है। इसके तहत एक चीज ध्यान रखना, प्रत्येक शनिवार को राजस्व और पुलिस विभाग के द्वारा जो आधिकारिक अतिक्रमण होगा उसको हटाने के लिए संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। तो कब? प्रत्येक शनिवार को। कौन कौन? राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन मिलकर जो अतिक्रमण है उनको हटाने का काम करेंगे इस अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन, नेवेली लिग्नाइट कोऑर्पोरेशन ने बीकानेर में कितनी मेगावाट की कुल क्षमता वाले यूनिट्स स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? देखिए एनएलसी है, शॉर्ट में इस कंपनी को एनएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएलसी बोलते हैं, नेवली लिग्नाइट कोऑर्पोरेशन। उसने बीकानेर के गुडा वेस्ट के अंदर 125 मेगावाट की 3 यूनिट, कितनी? राइट ऑप्शन होगा 125, ऑप्शन नंबर 3, और 125 मेगावाट की 3 यूनिट कहां पर? गुडा वेस्ट बीकानेर के अंदर। कौन? नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, एनएलसी के द्वारा, ठीक है। इससे होगा क्या इसको स्थापित करने से? प्रतिदिन 90 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा इससे, ठीक है। अभी प्रारंभ के अंदर उत्पादन लागत 5 रुपए आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे काम बढ़ेगा, थोड़ा स्टेब्लिश होंगे तो ये लागत और कम हो जाएगी। राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में बीकानेर के प्लाना के अंदर आपको पता है लिग्नाइट कोयला उपलब्ध होता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, तो उसके चलते संसाधन भी यहाँ पर अच्छे खासे मिल जाएंगे लिग्नाइट कोयले के। जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिकी आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है? देखिए जयपुर के अंदर स्थित है दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान। यह भी तो एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। वहां पर राजस्थान के रक्षा औद्योगिकी के आधार को सशक्त बनाने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है? तो ज्ञान शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। थिंक टैंक का नाम आप याद रखना, ज्ञान शक्ति। कहां पर? जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान के अंदर इसको स्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजस्थान के रक्षा औद्योगिकी आधार को सशक्त बनाना और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सशस्त्र बल हो गए, उद्योग हो गए, राज्य सरकार हो गए और जो पढ़े लिखे शिक्षाविद हो गए उनके बीच में चर्चाएं करनी और उनके सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक है जयपुर के अंदर दक्षिणी पश्चिमी सैन्य कमान में स्थापित किया है। 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया गया। यह किसने किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, ठीक है। जब बजट घोषणाएं हो रही थी तब उन्होंने बोला था गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में, और अब इसको स्थापित करने के लिए इसकी विकास योजना का शुभारंभ कर दिया भजनलाल शर्मा जी ने, ठीक है। कब किया है? 15 नवंबर 2024 को। ये योजना क्या करेगी? तो वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था अभी 3 दिन पहले, जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा। मैंने बताया था 15 नवंबर से 26 नवंबर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा, ठीक है। आदिवासियों के योगदान और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए 15 से 26 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया गया है और गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना भजनलाल शुरू ने शुरू कर दी है। अब थोड़ा सुजस पढ़ लेते हैं। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, आदिवासियों का कल्याण होगा। मुख्यमंत्री जी व बड़ी संख्या में मौजूद आमजन ने जनजातीय गौरव दिवस पर बिहार के जमुई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना है। यानी बिहार के जमुई के अंदर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उसको सबने मिलकर सुना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको पढ़नी है, ठीक है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ किया गया, जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। 15 से 26 नवंबर तक प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। वांगड़ क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक नजर में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, 4 बार इसको मैंने पढ़ा दिया है, एग्जाम में आएगा, अभी बोल रहा हूं एग्जाम में आएगा, रट लेना इसको, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जनजातीय बहुल गांवों और अक्षांशीय ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा परिपूर्णता और आउटरीच द्वारा कार्यान्वित 25 प्रयासों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण कमियों को खत्म करना और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों को समग्र सतत विकास सुनिश्चित करना है। कल की क्लास देखना आप उठा के, इससे पहले वाली जो क्लास है 16 नवंबर की राजस्थान करंट अफेयर की, इस योजना के बारे में ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता रखे हैं और ये अगले दिन सूजस में भी आ गया है, तो करंट में इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य है, बता देता हूं मुख्य उद्देश्य क्या है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वापस खबरों में आई है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अयोध्या, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के लिए रेल को दिखाई हरी झंडी। पढ़ लेना, राजस्थान से अजमेर संभाग से 481, जयपुर संभाग से 200 और भरतपुर से 100 यात्रियों को अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन को रवाना किया गया है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत। तो ये योजना वापस पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम में आएगी। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेहनत कैसी लग रही है हमेशा की तरह बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल वाला आइकन दबाना, अच्छे कमेंट करना। इसकी पीडीएफ आप जरूर ले लेना। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।